चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम आज, है ना, जिसका नाम है चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 मतलब इसका नाम है जल, जो हमें जल के बारे में बताएगा कि हमें जल किन स्रोतों से उपलब्ध होता है, कैसे कैसे जल मतलब क्या होता है कि जो हम जल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा जल महासागरों में चला जाता है। क्यों ऐसा होता है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा स्थिर है, ठीक है, कम नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है, बराबर बनी हुई है। उसके बाद भी हमें जो पीने का पानी है ना, जल की हमें कमी महसूस हो रही है। इन सब सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा हम जल संरक्षण किस तरह से करेंगे, कुछ उसके उपाय दिखेंगे, और है ना, ये सारी चीज़ें हम जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल के बारे में बेसिक कुछ जानकारी अगर हम जाए हैं तो जल का हम यूज़ किन किन कामों में करते हैं, ठीक है, जल का यूज़। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट पर सोचेंगे जिसके बारे में हमने पहले भी नहीं सोचा होगा, ठीक है, जैसे कि देखते हैं, ठीक है, जल का यूज़ हम किस किस के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, पहले कह सकते हैं कि भाई पीने के लिए, है ना, पीते हैं जल पीने के लिए, पीने हेतु। और दूसरा अपनी साफ सफाई हम करते हैं अपनी स्वच्छता के लिए, है ना, अपनी स्वच्छता के लिए, खाना बनाना हो गया, नहाना हो गया, ब्रश करना हो गया, इन सब के लिए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनमें भी पानी का योगदान है। जब हम खाना खाते हैं, खाना मतलब खाते हैं बनाते हैं वो तो ठीक है, जो हमें फसल प्राप्त होती है इसमें पानी का कितना बड़ा योगदान है, तो हम जानते हैं ना। तो देखिए, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, जैसे कि फसलों हेतु, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं पैदा होंगी, फसलें नहीं होंगी तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पानी वाला सीधे कहाँ से हो गया, अगर हम ये कहें कि जल हमें भोजन देता है तो क्या गलत होगा, जल हमें भोजन देता है तो क्या गलत होगा, हम कहेंगे नहीं, भोजन के बारे में तुमने पढ़ा था कि भोजन में पेड़ पौधे देते हैं, जीव जंतु देते हैं। लेकिन हमने कहा था कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो उनको तना प्रोवाइड कराता है, पत्ते खाना बनाती है ना। अगर जल भोजन, अब पौधा अपना भोजन ही नहीं करेगा तो हमें कैसे भोजन देगा वो, है ना, अपनी प्रोग्रेस नहीं करेगा, अपनी ही ग्रोथ नहीं करेगा, अपना डेवलपमेंट उसका नहीं होगा, तो क्या होगा, हमें वो वनस्पति मिल ही नहीं पाएगी, मर जाएगी वो वनस्पति, ठीक है। तो जल हमें इनडायरेक्टली भोजन देता है, यह पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर अगला हो गया हमारा कि फसलों के लिए, ठीक है, फसलों के लिए हमारे पास पानी है, ठीक है, तभी हम अपना भोजन आज कर पा रहे हैं, ठीक है। और वस्त्रों के लिए, अब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, है ना, वस्त्रों के लिए। तो आपको याद है जब हमने पढ़ा था तंतु से वस्त्र तक, एक चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि हम जो पटसन, ठीक है, पटसन भी हमारा जो है तंतु हमें मिलता है, जिससे हम वस्त्र बनाते हैं। पटसन की पूरी खेती होती है, कपास की पूरी खेती होती है ना, कपास की खेती के बारे में हमने जाना था, कपास की खेती। क्या इन सब पेड़ों की, इन सब के लिए, इन खेती को पूरा करने के लिए क्या सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती होगी, क्या पेड़ों को पानी की आवश्यकता नहीं होती होगी ना। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जल हमें कपड़े देता है, ठीक है, हमें जो कपड़े प्राप्त होते हैं उसमें जल जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर जल नहीं होगा तो कपास की खेती नहीं होगी, कपास की खेती नहीं होगी तो तंतु हमें प्राप्त नहीं होंगे, तंतु हमें प्राप्त नहीं होगी तो हम रेशा नहीं बना पाएंगे, रेशा नहीं बना पाएंगे तो हम कपड़े की बुनाई नहीं कर पाएंगे, और कपड़े की बुनाई अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम कपड़े पहन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बुनाई नहीं किया तो पहनेंगे क्या, ठीक है, पहन ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, वो चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, तो इस इन पॉइंट से क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो यूज़ की सारी वस्तुएं लगभग वो पानी से ही बनी है। जैसे कि मेरे हाथ में देख लीजिए डस्टर है, ठीक है, डस्टर है, इसका ये आवरण लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। लकड़ी हमें किस चीज़ से मिली, वृक्ष से मिली, वृक्ष को पानी चाहिए अपनी प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। इनडायरेक्टली जल जो है एक महत्वपूर्ण साधन होगी मुझे डस्टर प्राप्त होने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यूज़ की लगभग प्रत्येक वस्तु, ठीक है, हमारे उपयोग की लगभग प्रत्येक वस्तु, हमारे उपयोग की लगभग प्रत्येक वस्तु जल से प्राप्त होती है, उपयोग प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु उत्पादन के उत्पादन में जल एक आवश्यक तत्व है, ठीक है, जल एक आवश्यक तत्व है, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब हम बात करते हैं जल इतना आवश्यक तत्व, तो ये भी पता करते हैं कि जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है, जल हमें कहाँ से मिलता है, जल हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जल हमें झरनों से मिलता है, कुओं से मिलता है ना, कुओं से मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, तालाबों से मिलता है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे नहीं, हम जल जो है हम तो कहीं नदी तालाब से पानी लेने जाते नहीं, हम तो हमारे जो घर की टोटी जो है, टोटी मतलब टैप, ठीक है, नल के जिनको बोलते हैं, हमें तो उनसे मिल जाता है पानी। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो टोटी में, घर में आपको जो पानी आ रहा है ना आपकी टोटी में, वो भी कहीं ना कहीं जो भौम जल, कुओं का जल, नदियों का, सॉरी, झरनों का जल, तालाब का जल, नदियों का जल, ये जो सिंचित है, ये भौम जल के रूप में हमें उपलब्ध है, भौम जल, ठीक है, ये उसी से आ रहा है, ठीक है। भौम जल हमारा ये होता है ना, और दूसरा जो झरने, तालाब, नदियाँ, इन सब क्या करते हैं, भौम जल झरनों, कुओं, नदियों, इन सब से क्या करते हैं,
पाइप के द्वारा पानी का जो पाइप के द्वारा जो पानी है वो हमारे घर तक मतलब भेजा जाता है हमें, ठीक है। तो इससे टोटल टैप से जो पानी आता है ना वो कहीं और का नहीं है, वो इन्हीं स्रोतों से मिल रहा है, घूम फिर के इन्हीं स्रोतों से हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। ये होगी कि जल में कहाँ से मिलता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होगी। अब एक बात हम ये करते हैं कि पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी हमारी क्या है? पृथ्वी हमारी नीला ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पे जो है पानी है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, पानी बचाओ पानी बचाओ, ठीक है। ये करो वो करो, तो पानी बचाओ पानी बचाओ यूनिट क्यों हुई हमें? देखिए हमने एक चैप्टर में और पिछले में पढ़ा था। देखो ये जो पानी है ना, ये जो है हमारा, ये हमारा उपयोगी, मतलब इसका जो सारा पार्ट है ना, सारा पार्ट हमारे उपयोगी नहीं है। ये जो हमारा जो समुद्र है और महासागर है ना, समुद्र महासागर, ठीक है, इनका जल जो है वो लवणीय है, लवणीय है। इसका इस्तेमाल आप पीने के लिए, पीने हेतु, कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, इन सब के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ इसका 1% पार्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है, जो अलवणीय है। उसका भी बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो वो ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है। इसका भी जो एक बड़ा पार्ट है वो ग्लेशियर के रूप में जो है जमा हुआ है। कहाँ? अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में पड़ा था ना, ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में यहाँ है। तो सोचिए कि सिर्फ 1% पार्ट है जो हमारे यूजफुल है, जो हमारे यूज का है, जो अलवणीय जल है, ठीक है, जिसका यूज हम अपने पीने के लिए, खाने के लिए, ये सारी चीज़ों, केवल कृषि का काम भी हम इसी में करते हैं। और ये हम ये जानते हैं कि, चलिए वो पॉइंट हम आगे पढ़ते हैं कि मतलब जो जल है उसका यूज़ कैसे कैसे मतलब हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है, दूसरा वाष्पन के द्वारा जो उसकी कमी हो रही है, वो सबके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब थोड़ी बात करते हैं जल चक्र के बारे में कि ऐसा क्या होता है कि जल जो है स्थिर है। देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि पृथ्वी पर जल की मात्रा स्थिर है, ठीक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है, जल की मात्रा स्थिर है। पृथ्वी पर जल की मात्रा स्थिर है। देखिए क्या होता है, इस ये जो प्रोसीजर है ना जिसने इसकी मात्रा को स्थिर बनाया उसी को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो, तुमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है, ये चलो और देख लेते हैं। देखिए ये कोई समुद्र की सतह है, ठीक है, समुद्र की सतह है, इस पे है पानी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारे सूरज महाराज है, ठीक है, सन है ये हमारे। अब सनलाइट जब इस पर पड़ेगी तो हमने एक वर्ड पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पन की क्रिया होती है, ठीक है। ये हमारा जो है पानी जो है वाष्प बन रहा है, पानी वाष्प बन गया तो ये हवा के साथ जो है मतलब इसने जो आसपास की वायु होती है वो गर्म करती है, वायु गर्म होती है। वायु गर्म होगी तो वायु को, जो गर्म वायु होती है उसका काम हमेशा होता है कि वो ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी वायु जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब ये गर्म वायु जो है ये ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। और हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, पृथ्वी की जो शोभमंडल है इससे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में तो क्या होता है, तापमान जो है कम होता है, तापमान कम होता रहता है। अब ये हमारा तापमान कम हो रहा है तो ये जो, अब आपने देखा होगा कि जब हम जो है मतलब एक गिलास में पानी लें और उसमें बर्फ की कुछ बूंदें डाल दें तो उस गिलास के बाहर आपने देखा होगा कुछ बूंदें होती हैं, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, क्या, संघनन, ठीक है, संघनन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, वायु गर्म हुई, ऊपर की तरफ गई, ऊपर तापमान कम था तो ये वायु में जो मतलब बूंदे वो जो थी, जो ड्रॉप्स थे, मतलब जो ये जलवाष्प की तरह से गई, ये संघनित हो गई, जलवाष्प संघनित हो गई, जो जलवाष्प थी वायु गर्म वायु में है ना, वो संघनित हो गई, संघनित होते ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में तब्दील हो गई। अब इन्होंने क्या बना दिए, बादल बना दिए, ठीक है, ये छोटे छोटे बादल हो गए। अब जब ये बादल आपस में मिलते रहेंगे और ये बूंदें आपस में मिलती रहेंगी तो बड़ी होती जाएंगी, ठीक है, ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती जाएंगी। अब इनमें से कुछ बड़ी ड्रॉप्स ऐसी होंगी कि जो इतनी भारी हो जाएंगी कि वायुमंडल में स्टेबल नहीं रह पाएंगी, वो क्या करेंगी, वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाएंगी, ठीक है, बारिश के रूप में नीचे गिरी। सपोज कि ये गिरी आपकी छत के ऊपर, आपके घर की छत के ऊपर ये बूंदें गिरी। अब ये आप देखिएगा कि वापस इसमें कैसे जाएंगी, साइकिल है पूरा, चक्र की बात है ना, चक्र की बात करें, चक्र मतलब साइकिल, ठीक है, कंप्लीट रहता है, ठीक है। अब ये जो है हमारा हमने बताया कि ड्रॉप आपके ऊपर, सॉरी, घर के ऊपर गिर गई। अब आपकी छत से जो नालियाँ हैं उनसे, मतलब जो पाइप्स हैं उनसे हो गई, नालियों के थ्रू जो है आपका जो पास का आपका जो तालाब था, सॉरी आपके पास जो नाला था उसमें बह गई, नाले में चलेंगे, फिर नाला कहीं ना कहीं जो है एक नदी से मिलता होगा, ठीक है, नदी से। अब ये जो पानी है, देखो आपकी छत का पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, सोचो, ठीक है, ये ऐसे गया, नाले में मिला, नाला फिर नदी में मिला, नदी में मिल गया।
अब ये नदी आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो कहाँ गिरती है जाके कुल मिला के? अब ये नदी का पानी जो है हमारा समुद्र में मिल गया, बन गया ना पूरा साइकिल। समुद्र से ही पानी हमारा शुरू हुआ, समुद्र से ही पानी का जो है वाष्पन शुरू हुआ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, ठीक है। वापस पानी हमारा अपनी फॉर्म चेंज कर करके, जल चक्र में क्या होता है ना कि पानी जो है, पानी अपनी अवस्था चेंज करती है ना, अपनी फॉर्म चेंज कर करके, अपनी फॉर्म चेंज कर करके क्या करता है, ऐसी साइकिल में घूमता रहता है, ऐसी साइकिल में चक्रण करता रहता है, चेंज करके एक साइकिल चक्र के रूप में चक्रण करता रहता है, ठीक है। चक्कर लगाता रहता है, चक्रण करता रहता है। अब आप देखिए ये पानी, ये तो हमने एक समुद्र की सतह के बारे में बात कर ली। अब वेपराइजेशन तो हर जगह से होगा, ठीक है। आपको याद होगा तो एनसीईआरटी में हमने देखा था कि जो रेगिस्तान था वहाँ पे हमें, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का जो रेगिस्तान है, सॉरी सहारा मरुस्थल जो है हमारा, सहारा मरुस्थल, सॉरी जो हमारा थार मरुस्थल, भारत का जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, ठीक है। इसमें क्या था, हमने देखा था यहाँ पे जो पुरातत्वविद है इनको जो है मछलियों के कंकाल मिले हैं, मछलियों के कंकाल मिले हैं। अभी मछली कंकाल क्यों मिले हैं, किसी ने लाकर वहाँ डाले नहीं होंगे, वो काफ़ी जगह मिले होंगे, ठीक है। तो मछली कंकाल इसलिए मिले क्योंकि वहाँ पर पानी होता था, लेकिन वहाँ पे जो सूर्य का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, वेपराइजेशन इतना हुआ कि वहाँ पे इस चीज़ की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो ये सब जीव मरने लगे। मछली के तो पानी की आवश्यकता है, हमने बात की थी मछली के बारे में भी, ठीक है। तो अब वेपराइजेशन तो हर जगह से होगा। क्या आप ये जान सकते हैं कि आपकी छत पर जो पानी की बूंदें गिरी वो कहाँ से उठाई गई थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो आपकी पानी की बूंदें हैं ना आपके पास जो गिरी, ये हमारी जो है तमिलनाडु से उठाई गई है ना, या फिर कहीं और एरिया से उठाई गई, ठीक है। तो ये भी पता होता है हमें, डिफरेंट जगह से, सतह से, जहाँ भी उसको पानी का स्रोत मिलता है हमें, तालाब, झरने, इवन फसलों से भी, फसलों में जो पानी से सिंचाई करते हैं वहाँ पे जो पानी होता है वो भी हमारा जो है उठ के उसको, वो भी हमारा जो वाष्प की क्रिया के द्वारा जो है हमारा वायु में मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब ये सारे, ये पानी का फॉर्म हो गया, हमने पढ़ लिया जल चक्र के बारे में, ठीक है। अब वाष्पन की क्रिया आपको याद हो तो हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनसीईआरटी वाली एक्सपेरिमेंट दी हुई है कि आप एक काम कीजिए, ये तो पेड़ है हमारा, ठीक है, इसके नीचे थाली रख दीजिए। अच्छा, वाष्पन को तो हम वैसे भी नॉर्मली देखते हैं, हमें इतना बड़ा तामझाम देने की जरूरत नहीं है, वाष्पीकरण को तो वैसे भी देखते हैं। जब हमारे फर्श पर पानी गिर जाता है ना तो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे पानी खुद सूख गया। हम अपने गीले कपड़े जब डालते हैं सुखाने के लिए, ठीक है, गीले कपड़े जब हम सुखाने पे डालते हैं तब भी हम देखते हैं गीले कपड़े हमारे सूख गए, तो वो सब क्या प्रोसीजर है, ये सारा हमारा वाष्पन की क्रिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि सनलाइट जो है वो किस तरह से वाष्पन में एक अच्छा रोल प्ले करती है। अच्छा का मतलब सनलाइट ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जहाँ कहीं सनलाइट, मतलब कैसे, हम अगर बात करें किस तरह से करें तो वो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि देखिए, ठीक है, कि मतलब अगर कहीं डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो क्या असर होगा, और कहीं मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी, इनडायरेक्ट पड़ी तो क्या होगा प्रोसीजर, ठीक है। तो अब देखिए एक बात है कि एक मतलब वो है थाली है, उसमें आप पानी भरिए, उसको आप पेड़ या फिर किसी घर, जैसे घर वगैरह की छत हो, ठीक है, जैसे घर की छत है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसके नीचे रख दीजिए, ठीक है। और एक थाली नीचे इसको एकदम खुले में रख दीजिए, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, ठीक है। और ये हमारा सन है, ठीक है। तो आप हमेशा देखेंगे कि इस जो खुली थाली, खुले एरिया में जो थाली रखी है, इस पर छाया नहीं है कोई भी, इससे वेपराइजेशन शीघ्रता से होगा। क्यों हम अपने कपड़े धूप में डालते हैं, क्यों मतलब उसको जो है मतलब अच्छे से घर के अंदर ही नहीं डाल लेते अपने कपड़े, क्यों? क्योंकि हमें जल्दी कपड़े सूखने के चाहिए होता है ना। तो ये तो हम मतलब साइंस को तो हम ये कि अपना डेली लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उनसे भी समझ सकते हैं, उनसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इससे जो है जल्दी वेपराइजेशन होगा, ठीक है, इसका वाष्पन जल्दी, इसका पानी जल्दी से उड़ जाएगा, इसको लगेगा टाइम। लेकिन हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी तब भी इसका भी वाष्पोत्सर्जन कैसे हो गया। कभी कभार जब बारिश पड़ती है तो हम अपने गीले कपड़े अपने घर में ही टांग देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद देर जरूर लगाते हैं वो, लेकिन सूख जाते हैं उसमें भी, है ना, ये पॉइंट हम जानते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब सनलाइट पड़ती है कहीं, ठीक है, तो सूर्य तब पड़ता है हमारा, तो वो आसपास की वायु को भी गर्म कर देता है। तो इसमें जो वेपराइजेशन होगा ना, जो इसकी आसपास की जो वायु गर्म हो गई है ना, ठीक है, आसपास की जो इसकी वायु गर्म हो गई है, ये जो वेपराइजेशन हो रहा है ये उससे हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने वेपराइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली कि कौन कौन से फैक्टर्स पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब आपको याद हो तो हम एक इसमें हम एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जब हम जल चक्र इसको प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ ही रहे हैं कि नमक बनने का क्या प्रोसीजर था। आपको याद है क्या होता था कि देखो जो महासागर होते हैं हमारे, उसमें जल होता है, हमने कहा उसका जल लवणीय होता है, मतलब उसके जल में जो है लवण होते हैं,
जल में लवण। किसके जल में लवण? महासागरीय जल में, महासागरीय जल में लवण होते हैं। अब क्या होता है, जब सन लाइट इस पर पड़ती है ना, तो ये पानी सिर्फ पानी को अपने साथ लेके जाता है, वेपोराइजेशन करता है किसका? वाष्पन करता है किसका? सिर्फ पानी का। जो लवण होते हैं उन्हीं को छोड़ जाता है। अगर देखिए इसमें मतलब जैसे सपोज कीजिए पानी है, इसमें लवण है, लवणीय जल है, आप इसको ले लीजिए, है ना, सारा वेपर हो गया, वेपर उड़ गया, वेपराइजेशन हो गया इसका, इसकी सतह में नमक बचाया जाएगा। आपको याद हो तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जल से हम नमक को कैसे अलग करेंगे, जल से नमक को अलग करना, है ना। तो ये प्रोसीजर है, वही वाष्पन के, देखो मैंने कहाँ 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 हमारा वाष्पन हमारे लिए, ठीक है, ये चीजें हैं। हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं हमारा कि पौधों द्वारा जल की क्षति। पौधों द्वारा जल की क्षति, द्वारा जल की क्षति। तो पौधे भी किस तरह जल को क्षतिग्रस्त करते हैं ये हम देखते हैं। देखिए आप सोचिए खुद कि कहीं मृदा है, डायरेक्ट मृदा है, इस पर पानी की बूंदें गिरी, बारिश हुई, पानी की बूंदें गिरी, ठीक है, तो ये जो है हमारा डायरेक्ट मृदा को मिली, तो नीचे जो है ये मृदा ने क्या कर दिया, इस पानी को स्टोर कर दिया, भूमजल जो है हमारा, भूमजल का लेवल हमारा बढ़ गया। लेकिन वहीं अगर कहीं घास है, ठीक है, घास उगी हुई है, यहाँ कहीं पेड़ है, तो पानी पहले इसके ऊपर जाएगा, इससे रिस के तब जो है भूमजल के अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसी घासों के साथ है, ठीक है, इनसे रिस के जाएगा। अब आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जाना कहाँ पे होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? सीधी सी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पर रिस के जा रहा है ना। अगर बारिश का तो कई बार तो भूमजल वहाँ तक डायरेक्ट पहुँच ही नहीं पाता, पेड़ मतलब पेड़ ही खुद उसमें सोख लेते हैं उसको, या पत्ती वगैरह सबसे हो गई, मतलब इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक तो क्षति इस तरह से होगी। दूसरी क्षति हमारी ये है कि जब हम फसलों को पानी देते हैं ना, फसलों की सिंचाई के समय जो पानी उसमें रह जाता है ना खेत में, वो भी वेपोराइजेशन के द्वारा जो है हमारे, सॉरी, वो भी हमारा क्या होता है, वाष्पन द्वारा जो है हमारे जल की यहाँ पे कमी हो जाती है, मतलब हमारी फसलों को, है ना, या फिर जल जो है वाष्पन के उड़ जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे कि हमें एक प्रैक्टिस में दे रखा है एनसीईआरटी में कि 1 kg अगर आप क्या कहते हैं कोई अन्न उपजा रहे हैं, तो उसमें जो है मतलब कम से कम 500 लीटर जो पानी है वो हमारा क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, ठीक है, वाष्प हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा, हमने बताया था कि क्या कहते हैं, पौधों को जो पानी मिलता है वो तने के द्वारा मिलता है, तना, और तना इनको पत्तियों तक भेजता है, पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, ठीक है। मतलब सारा जो पौधे जो मतलब पानी अब्जॉर्ब करता है वो सारा नहीं, मतलब क्या कहते हैं, खाना बनाने वेस्ट वो करता है, कुछ अपने पास कुछ स्टोर करता है, कुछ खाना बनाने में यूज होता है, ठीक है। जब ये पत्ते खाना बनाते तो हमने एक प्रोसीजर देखा था कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता था, हमने देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आप जो अगर ये कोई पेड़ है ना, पेड़ की पत्तियां हैं, आप इन पत्तियों पे क्या कीजिए, पॉलिथीन बांध दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे, आप रात में कर दीजिए, सुबह तक आप देखेंगे क्या हुआ इसमें, इसके ऊपर जो है पानी की बूंदें बन गई हैं, है ना, या फिर इसमें धुआं धुआं जैसा कुछ मतलब जो है दिखने लगा है। तो पत्तियों ने भी तो कुछ पानी का इस तरह से जो है उत्सर्जन कर दिया ना, है ना, पत्तियों द्वारा पानी का उत्सर्जन, पानी का उत्सर्जन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है कि मतलब पौधे भी हमारे जो है, पेड़ पौधे भी जो है किस तरह जो है पानी की क्षति करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं बादलों का बनना, ठीक है, बादलों का बनना, बादल किस तरह बनेंगे, बादलों का बनना। वैसे तो मोटा मोटा प्रोसीजर आपको जो चलो समझा ही दिए हैं, लेकिन इसमें और ठीक, तो बादलों का बनना, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो संघनन का प्रोसीजर है, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन का जो प्रोसीजर, संघनन की प्रक्रिया जो वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि जो जल वाष्प हुआ है ना, जो जल मतलब वाष्प बन के उड़ा है, उसका पुनः धरती पर वापस आने में, ठीक है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः जल को वापस लाने में, ठीक है, जल को वापस लाने में ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, हमने बताया था संघनन में क्या होता है, देखो जब वाष्पन की क्रिया होती है, ठीक है, ये जो वाष्प है जलवायु, सॉरी, मतलब जो वायु है, जो सॉरी जो मतलब वेपराइजेशन हुआ है वो ऊपर उठेगा, है ना, गर्म वायु के साथ मिलके ऊपर उठा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वायु संग्रहित हुई, तो ये जो है छोटे छोटे ड्रॉप्स में मिल गई, इनको बोलते हैं जल कणिकाएं, जल कणिकाएं, ठीक है। अब ये जल कणिकाएं जो ये हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं, बादल के रूप में, ठीक है।
और जब ये आपस में मिलती है तो मोटी हो जाती है, और ये जैसे बादल भी आपस में मिलते हैं तो मोटी हो जाती है, ठीक है। और जब कभी इतने इनका वेट इतना हो जाता है कि ये मतलब वायुमंडल में ना रह पाए तो ये जो है नीचे गिर जाती है, धरती पर गिरने लगती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वर्षा। कभी कभार ये हिम के रूप में भी गिरती है, हिम, ओला, ये सब हमारे वर्षा के रूप में, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा जाना बादलों के बने गया, ठीक है। अब बोलते हैं, अब देखिए पुनः महासागरों की ओर पानी का जो प्रस्थान है कैसे होता है ना, पुनः महासागरों की ओर, पुनः महासागरों की ओर। देखिए ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो मतलब जो हमारी जो मतलब महासागरीय पट्टी है ना, जहाँ पे मतलब पानी का सोर्स है, वो नीचे है मुकाबले की महाद्वीपीय जो वो है प्लेट है उसके मुकाबले, है ना। अब हम जानते हैं पानी का ढलान हमेशा कहाँ होता है, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर पानी का ढलान। तो ऐसा तो नहीं कि पानी मतलब महासागर शुरू हुआ है और क्या कहते हैं और महाद्वीपों में पहुंच जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब ढलान इस तरह से पानी चढ़ के ऊपर चला जाएगा, नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि इससे टकरा के थोड़ी लहरें बने, वो थोड़ी यहाँ तक पहुंचे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब एकदम ऊपर ऐसा पहुंच जाएगा, ठीक है। वो तो एक दूसरा केस होता है जब सुनामी आती है, वो दूसरा अलग अलग केस है। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी का इस तरह से होता है। अब देखो जो पानी आके गिरा हमारा, ठीक है, अब पानी एक तो वर्षा के रूप में हो गया है ना, वो हमने जान ही आपको बताया था कि वर्षा वर्षा क्या हो, वर्षा का पानी छोटी नालियों में बहा, नालियों से बड़े नालों में बहा, बड़े नालों से वो हमारे आसपास के तालाब वगैरह जो थे उनमें मिल गया, और ये सब नदियाँ में मिल गया, या फिर नदियाँ फिर हमारे क्या महासागरों में मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से पानी चला गया हमारा। दूसरा, जब कभी हमारा हिम के रूप में जमा होता है ना पानी, जब पानी हिम के रूप में जमा होता है तो जब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा, ये हिम पिघले, ठीक है। तो ये पानी भी क्या हुआ, नदियों में मिला, नदियों से मिलकर फिर ये भी सीधे महासागरों में चला गया, ठीक है। तो इस तरह जो पानी है वो हमारा महासागरों की तरफ लौटता रहता है, ठीक है। तो ये वापस जल का बार बार क्या कहते हैं वर्षा के रूप में चेंज होना, वेपराइजेशन वर्षा के रूप में चेंज हो गया, बारिश हुई, बहुत सारे उनसे प्रोसीजर से होते हुए बहुत सारे नदी नालों तालाबों इनसे मिलते हुए ये हमारा क्या होगा, वापस महासागर में चला गया, ठीक है। तो हमने बात की थी ना कि जल जब पुनर्चक्रण होता है तो वो यही चीज़ है। ये भी पढ़ेंगे हम कि यदि पहली बात तो ये कि यदि भारी वर्षा होती है तो क्या होता है, यदि भारी वर्षा होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि यदि कम वर्षा होती है, वर्षा होती नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं जो हमारा भारत है, भारत में जो है मतलब पहली बात तो ये है कि वर्षा जो है मतलब अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि मतलब वर्षा का समय जो है ना, समय, अवधि व मात्रा डिफरेंट स्थानों पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट स्थानों पर डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कारक इसमें निर्भर करते हैं, उच्चावस्था हमारा है ना, उच्चावस्था हमारा, और जो वहाँ पे मतलब सूर्य की जो किरणें किस तरह से पड़ रही है ना, सूर्य तप, ये सब चीज़ें, और वाष्पन की मात्रा, जितना ज़्यादा वाष्पन होगा उतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे चीज़ें होंगी, वाष्पन की मात्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों का मतलब डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्षा का समय जो है, अवधि जो है, और मात्रा, ये सब डिफरेंट स्थान पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर जगह ऐसी नहीं होती है। जैसे कि आप अपने बारे में जाना, हम भारत के बारे में जानते हैं, जो मासिम नाम एरिया है, मासिम नाम जो है वो सबसे ज़्यादा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा है, ठीक है। जो वही जो हमने पढ़ा था ठंडे और गर्म रेगिस्तान के बारे में, तो हमारे राजस्थान है ना, राजस्थान और लद्दाख में मुश्किल से 15 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं पड़ती है ना। तो ये सब क्या है, ये इन फैक्टर्स पे चूंकि डिपेंड होता है बारिश का होना, तो ये इस वजह से है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि अगर बारिश भारी वर्षा होगी तो क्या होगा। देखो हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत में जो वर्षा है वो मानसून पर निर्भर करती है, वर्षा मानसून पर निर्भर करती है, मानसून प्राप्त होती है ना, ठीक है। और हमारी जो भारत में जो होने वाली वर्षा है उस पर डिपेंड है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारी खेती, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर। दूसरा हम जानते हैं कि पानी की कमी की समस्या से हमारा भारत जूझ रहा है, ठीक है, भूमि, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये वो करती है। अगर भारी बारिश होगी तो क्या होगा, फसलें जो है सारी, उनको जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाएगा तो क्या होगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। जो आसपास के मतलब जो भी जल के स्रोत हैं उनका जो जल स्तर है, ठीक है, जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, जल स्तर ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा, ये जो अपना जो एरिया है एक फिक्स, जैसे कि नदी या कोई भी अगर आपके पास जल का स्रोत है वो इस तरह से बह रहा था, उसका जल स्तर जब उठेगा तो अपने जो ये इसके जो मतलब शायद इनको कटिबंध बोलते हैं, है ना, इनको छोड़ के, अपने तट को छोड़ के, ये इनको मतलब इनसे ऊपर उठ के आसपास के एरिया में फैल जाएगा जल जो हमारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा,
बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो बाढ़ आने से क्या होगा, जो जीव जंतु हैं वो बह जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो मतलब हमारी, हमने बताया था कि मृदा हमारी जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारे जो उसके साथ जो सारे केमिकल वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं, फसलों की जो चीज़ें आ रही हैं सारी, है ना, हमारे घर की चीज़ें जो आ रही है वो सब क्या करेंगे, मृदा को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो अगर भारी वर्षा होगी तो भारी वर्षा होना भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है, मतलब सीमित मात्रा में वर्षा चाहिए, ठीक। और ये यदि कम वर्षा होती है तब क्या होता है, कम वर्षा होती है तो क्या होता है, वही सबसे पहले तो सूखे की समस्या हो जाती है। और सूखे की समस्या जब होती है तो हमें जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न आपूर्ति में समस्या होती है, खाद्यान्न आपूर्ति में समस्या होती है। क्यों? क्योंकि पानी की अगर कमी है तो हम फसल ही कहाँ उपजा पाएंगे, है ना, फसल उपजाने में कमी हो जाती है हमारी। दूसरा क्या होता है, जो हमारे जीव जंतु है, जीव जंतु जो हमारे, उनकी वो डेथ होने लगती है ना, मरने लगते हैं। तीसरा हमारा क्या है, जो हमारी जो मतलब जो मृदा है ना, हमारी मृदा जो होती है वो लवणीय हो जाती है ना, मृदा हमारी अनउपजाऊ हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, ठीक है। और वो तो है कि हमारे लिए जो सूखा इस तरह से पड़ता है तो कई बीमारियां भी होती है ना, कई बीमारियां भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ये है फैक्टर कि अगर हमें ये बात दो चीज़ों के बारे में बात जानी कि अगर ज़्यादा वर्षा होगी और, है ना, और कम वर्षा होगी तो क्या होगा, ठीक है। ये है, अब तो सारा जल के बारे में ऑलमोस्ट हो गया, पर जल के संरक्षण के बारे में कुछ देख लेते हैं ना। जल का संरक्षण ये तो जानते हैं आप क्यों आवश्यक है ना, इतनी सब चीज़ हमने पढ़ ली कि सूखा पड़ेगा तो ये होगा और ज़्यादा होगा तो ये होगा, तो जल संरक्षण की आवश्यकता है यहाँ पे, है ना, जल संरक्षण। जल संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक तो हमने देखा ही था कि हम जल संरक्षण अपना कैसे कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक वन उपजाएं, ठीक है, और जल का जो है वो सावधानी पूर्वक उपयोग करें, सावधानी पूर्वक उपयोग करें। हम मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, जो किचन में जब हम खाना बनाते हैं, सब्जी धुलते हैं, उस पानी को हम क्या करते हैं, सब्जी भी धुली उसका हमने फेंक दिया, उसको फेंकने की बजाय अगर हम उसको मतलब क्या कहते हैं, जो वो पानी है उसको अपने जो हमारा जो मतलब क्या कहते हैं, हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें भी हम डाल देते हैं अपना, तो तब भी हमारा जो है जल का संरक्षण हो जाएगा। देखिए वो पानी तो वेस्ट से बच जाएगा। दूसरा, जो हम कपड़े धुलते हैं जिस पानी से, उस पानी से हम अपने घर की धुलाई भी कर सकते हैं ना। तीसरा ये जो था, आजकल जो हम आरओ लगवाते हैं, पानी पे वाटर प्योरीफायर जो हम लगवाते हैं आजकल, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब पानी को शुद्ध करके उसके जो पाइप होता है, छोटे जो पाइप होता है पिछले से, उससे पानी निकलता रहता है। उस पानी का क्या कर सकते हैं हम, उस पानी को जो पौधे की क्यारियाँ हैं उनमें डाल सकते हैं ना, उस पानी को भी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, कुछ ये हम अपने स्तर से छोटे छोटे संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि मतलब जब जनसंख्या वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, पहले 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग, सॉरी, पहले 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग पानी पियेंगे, है ना। अब क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अब क्या करेंगे, अब 4 लोग पानी पियेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, है ना। तो क्या होगा, पानी की डिमांड बढ़ेगी, है ना, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उसके लिए भाई हमें संरक्षण तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर जो समस्या जो है उससे हम ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें हम एक चीज़ और सबसे अच्छी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वर्षा के जल का संरक्षण, है ना, वर्षा जल का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण, जल का संरक्षण। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें एक तो यही कर सकते हैं कि जो पानी हमारी छत के ऊपर गिरा है ना, हमारी छत के ऊपर कुछ पानी गिरा है, इसको क्या कीजिए आप, पाइप के थ्रू जो है कोई अपने पास आसपास गड्ढा कीजिए, उसके अंदर सेव कर लीजिए। ये पानी इस गड्ढे से क्या होगा, इस गड्ढे से रिस के भूमजल का स्तर जो है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। ये चीज़ें। दूसरा हमने बताया था कि अब जैसे हम इस पानी को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम जानते हैं कि वर्षा का जल जो होता है वो स्वच्छ होता है ना। इस पानी का यूज भी तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो वर्षा के साथ सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वर्षा का पानी गिरेगा, कुछ धूल मिट्टी के कण है ना आपस में, ये धूल मिट्टी के कण, ये सारी कुछ इम्प्योरिटीज भी आएंगी, तो आपको पता हमने पढ़ा था निशंदन, निशंदन मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आपको याद है, तो हमने अलग किया था नमक, मिट्टी और पानी को, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को शुद्ध करके हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं ना, ये चीज़ हो गई। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो मतलब हम अपने जो हमारे आसपास की जो नालियाँ हैं उनको इस तरह से मैनेज करें कि अगर बारिश हो तो बारिश का पानी नालियों के थ्रू जाके जो है हमारा क्या कहते हैं वापस मतलब तालाब वगैरह में या फिर जो मतलब नदियाँ वगैरह हैं उनमें मिल जाए, या फिर कोई ऐसे उस तरह का गड्ढा हम बना सकते हैं उसमें एकत्र होते हैं, जिससे हमारा भूमि जल का जो स्तर है वो ऊँचा होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जल संरक्षण, ठीक है। तो जल जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने खत्म कर लिया है ना।
आज के लिए इतना ही।